हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है हमारा एम लक्ष्मीकांत सीरीज चल रही है पॉलिटी की, और जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे। बाद में इसके MCQ शॉर्ट नोट्स वगैरह वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और कुछ दिनों में टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जिसके थ्रू ये सारे शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। तो इसमें हम फंडामेंटल राइट, DPSP वगैरह बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं। वो सभी क्लासें चैनल पर पढ़ी हुई हैं, आप चाहो तो उनको देख सकते हो। पर आज हम पढ़ने वाले भाग 3 पर पहुँच गए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सरकार की प्रणाली, जिसके अंतर्गत संसदीय व्यवस्था, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह सब पढ़ेंगे। पर इससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। 30 सेकंड का टाइम लूँगा, ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए बोल रहा हूँ कि गाइस देखो, हम यूट्यूब पे बहुत सारे बैच वगैरह देखते हैं, प्रधान बैच, पाण बैच, अर्जुन बैच, विजय बैच, फलान बैच। गाइस आपको मैं अपना एक्सपीरियंस के थ्रू बताता हूँ। मैंने भी ये बैच वगैरह में पढ़ के देखा है, और लास्ट में अल्टीमेटली मैं इन्हीं ऑथेंटिक बुक पे आया हूँ। फ्रेंड्स, इनसे कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ शॉर्ट्स कट्स हैं। इनके थ्रू आपको सक्सेस नहीं होता है। और ये जो कोचिंग में पढ़ा रहा है ना, उनको भी पता है कि कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है। उनको आपकी सक्सेस से कोई मतलब है भी नहीं। उनको अपने व्यू चाहिए जिससे उनकी दुकान चल सके। जैसे वो पहले ऐड आता था ना, फेयर एंड लवली 7 दिन में ग्लो लीजिए, ये लीजिए, ये सेम उसी की तरह है। अगर आपको सच में ही सफलता चाहिए तो आपको एक ना एक दिन इन्हीं ऑथेंटिक बुक पे आना पड़ेगा। जितने भी सारे टॉपर बने हैं किसी भी एग्ज़ाम में हो, उन्होंने ऑथेंटिक बुक ही पढ़ी है। तो आपको भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब अकॉर्डिंग। तो आपको भी इनको पढ़ना चाहिए। तो आगे हम इनको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात, इस नोट्स में आपको क्या मिलेगा। देखो, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जो एम लक्ष्मीकांत का लेटेस्ट एडिशन है, और इस नोट्स का मैंने अच्छी तरह मेहनत करके पहले इसको रीडिंग किया है बुक को, फिर उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाए कि आप इसका जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ सकें, जिससे आपका एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त हो। और ये पॉलिटी सभी एग्ज़ाम में आती है, जितने भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, छोटे से लेकर बड़ा तक, जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है MCQ वाला, उस सब के लिए सेम इम्पॉर्टेंट है। तो पॉलिटी की तो आपको टेंशन छोड़ दो एकदम। और उसके बाद में और भी ऑथेंटिक बुक हैं, उनके भी सीरीज चलाऊँगा। थोड़ा टाइम लग रहा है, सब एकदम अच्छे से किया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टडी नोट्स में आपको क्या मिलेगा। पहली बात है, इसमें मिलेगा संसदीय व्यवस्था, जो है अध्याय 13, और अध्याय 14 में क्या, संघीय व्यवस्था। तो अध्याय 13 के अंतर्गत हम उसको देखेंगे, संसदीय व्यवस्था के गुण क्या है, दोष क्या है, राष्ट्रपति प्रणाली से तुलना, और भारत में अपनाए जाने के कारण, ब्रिटिश व भारतीय मॉडल। फिर हम संघीय व्यवस्था में देखेंगे एकात्मक संघीय सरकार की तुलना, संविधान की संघीय एकात्मक विशेषताएं, विद्वानों के मत, बम्बई मामले, व्यवहारिक मत, मुद्दे वगैरह, ये हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बात और है कि आजकल जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया, आप भी देखते हैं। सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होता है, हमको बेसिक थ्योरी नॉलेज भी चाहिए। तो वो सबको मैं ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से नोट्स बनाए कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप टैकल कर सको। तो देखिए, संसदीय व्यवस्था देखते हैं पहले। प्रस्तावना एवं संवैधानिक प्रावधान। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार को कार्यपालिका विधायिका के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर 2 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया, संसदीय व राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। तो संविधान के अनुच्छेद हैं फॉर एग्जाम। तो केंद्र में संसदीय व्यवस्था कितने में, अनुच्छेद आपको याद रखने, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में। तो इसमें बोला गया है, और राज्य में संसदीय व्यवस्था कितने में, अनुच्छेद 163 और 164। तो हम पहला समझते हैं संसदीय प्रावधान वगैरह। तो इसमें बोला गया है, जो ये संसदीय व्यवस्था, इसका तात्पर्य किससे है। तो एक होती है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका। कार्यपालिका मतलब जो मंत्रिमंडल वगैरह होते हैं, जो नीति वगैरह लाते हैं, वो करते हैं। तो संसद किससे मिलकर बनी है, संसदीय और राष्ट्रपति से, मतलब लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, संसद। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं हम संसदीय व्यवस्था की मूल परिभाषा। संसदीय सरकार यह व्यवस्था जिससे कार्यपालिका अपनी नीति एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके विपरीत राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, और कार्यपालिका कार्यकाल के मामले में स्वतंत्र होती है। चलो अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। हमारा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, पहले हम जो लाइन लिखी है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी उसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें बताया गया है कि संसदीय व्यवस्था 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है जिसमें क्या है, संसद प्रमुख होती है, और एक में राष्ट्रपति प्रमुख होता है। तो संसद में भी 2 पार्ट होते हैं, एक कार्यपालिका जो चुन के जाते हैं, कैबिनेट मतलब राष्ट्रपति वगैरह हैं, और एक होती है विधायिका जिसमें लोकसभा और वो सांसद वगैरह बैठे रहते हैं। तो भारत में तो क्या संसदीय व्यवस्था प्रणाली है, एक दूसरे का सम्मिश्रण है।
सभी जितने भी विधायक वगैरह चुन के जाते हैं या सांसद चुन के जाते हैं, वो क्या लोकसभा राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और जैसे अमेरिका है, वहाँ पे विधायक का अलग कार्य है, कार्यपालिका अलग है, वो एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति जो डिसीजन लेगा जरूरी नहीं वो विधायक उससे सहमति दिखाए। तो हमको भारत को देखना है, तो आगे हम भारत का देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। तो स्लाइड नंबर 2 पर चलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, उसके आधार पर हम पढ़ेंगे। इसमें हम आपको दिखाते हैं कि संसदीय सरकार के विभिन्न नाम। एक होता है कैबिनेट सरकार, शक्ति का मुख्य केंद्र मुख्य बिंदु कैबिनेट और मंत्रिमंडल होता है। और दूसरा होता है उत्तरदायी सरकार, कार्यपालिका निरंतर संसद के प्रति जवाबदेह होती है और केवल तब तक बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। अब होता है वेस्टमिंस्टर मॉडल। यह व्यवस्था ब्रिटेन की संसद से उद्भूत हुई है, जो वेस्टमिंस्टर नामक स्थान पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों मॉडल हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कैबिनेट सरकार वो होती है, शक्ति का मुख्य केंद्र कैबिनेट और मंत्रिमंडल में होता है, राष्ट्रपति के थ्रू काम करती है, तो ये अमेरिका वगैरह में होती है। उत्तरदायी सरकार ये भारत में है। इसमें क्या है, कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेह है, वहाँ पे उनसे अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है जिसके कारण पूरा कार्यपालिका को हटाया जा सकता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। और वेस्टमिंस्टर मॉडल है ब्रिटेन में। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषताएं। नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। नामिक कार्यपालिका में क्या होता है, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। तो अब देखते हैं, मतलब कहने को तो राष्ट्रपति ही प्रमुख है, पर मेन जो पावर होती है वो किसमें होती है, प्रधानमंत्री। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री या सरकार का प्रमुख। तो ये दो प्रकार हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 74, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद होगी, जो राष्ट्रपति को क्या देगी, सलाह देगी। और 42वें संविधान संशोधन 1976 व 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य कर दिया गया है। तो गाइस, ये बहुत मतलब फनी बात लगती है कि मंत्रिपरिषद क्या राष्ट्रपति को सलाह देगी। अब सलाह का अपने आप में मतलब ये होता है कि सलाह मानी जा सकती है या नहीं मानी जा सकती है, पर भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। जो भी मंत्रिमंडल सलाह देगा राष्ट्रपति को उसे मानना पड़ेगा। कहने को राष्ट्रपति के नाम से हो रहे हैं काम, तो मंत्रिपरिषद सलाह दे रहा है, पर वो सलाह कैसी होती है, बाध्यकारी कर दिया गया है। तो बाध्यकारी किसके नियम के तहत किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 और 44वें संविधान संशोधन 1978। और आर्टिकल 74 में क्या होगी, एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी और जो राष्ट्रपति क्या देगी, सलाह। अब आगे पढ़ते हैं। बहुमत प्राप्त दल का शासन। लोकसभा में जिस राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा वह सरकार बनाता है। उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यदि स्पष्ट बहुमत ना हो तो दोनों दलों के गठबंधन को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। नॉर्मल सी प्रोसेस है, आपको पता ही है कि जिसके ज़्यादा बहुमत मिलता है वही क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। अगर बहुमत किसी को, एक पार्टी को ज़्यादा नहीं मिला है, तो फिर क्या वो गठबंधन की सरकार बनती है, जैसे हमें पता है। अब देखते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। तो यह संसदीय व्यवस्था का सबसे विशिष्ट और आधारभूत सिद्धांत है। आर्टिकल 75 या 75 में मंत्री संसद, विशेषकर निचले सदन लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। तो ये जितने भी मंत्री वगैरह होते हैं, जैसे राज्य मंत्री है, खेल मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है, तो ये सब किसके लिए प्रति उत्तरदायी होंगे, सामूहिक रूप से। इसको आपको गौर से याद रखना है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। वे एक टीम की तरह कार्य करते हैं, साथ साथ तैरते हैं, साथ साथ डूबते हैं। लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है और वो पारित हो जाता है, तो फिर क्या, पूरी मंत्रिपरिषद को हटा दिया जाएगा, मतलब सरकार गिर जाती है। अब इसके बाद देखते हैं राजनीतिक एकरूपता। सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल के होते हैं और उनकी समान विचारधारा होती है। गठबंधन सरकार में मंत्री सर्वसम्मति से बंधे होते हैं। तो सिंपल ये है कि जैसे बीजेपी है तो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, कांग्रेस है उनकी अपनी विचारधारा है, तो सभी मंत्रियों को वही मानना पड़ता है और ये एक ही सूत्र में बंध के कार्य करते हैं। दोहरी सदस्यता। मंत्री कार्यपालिका विधायकपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो सांसद का सदस्य नहीं बनता है और मंत्री बनता है, तो उसे 6 माह के भीतर में संसद के किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। तो मंत्री क्या, मान लो कोई जैसे सुना गया एजुकेशन मिनिस्टर, तो वो कार्यपालिका तो बन ही गया क्योंकि कैबिनेट मंत्री बन चुका है, पर साथ ही साथ वो विधायक का मतलब इसमें सांसद ही है, तो उसका भी सदस्य उसे होना अनिवार्य है।
तो दोनों का अनिवार्य होगा। अब मान लो कोई ऐसा मंत्री बना दिया जाता है, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया, और वो ना तो राज्यसभा का सदस्य है ना लोकसभा का सदस्य है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, यह आपको याद रखना, 6 माह के भीतर में किसी सदन का सदस्य बनना उसके लिए अनिवार्य है। तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद संसद सत्तारूढ़ दल का सर्वमान्य नेता होता है। तो जो भी पार्टी बनेगी प्रधानमंत्री उसका क्या होगा, नेता होगा। निचले सदन का विघटन, लोअर हाउस, संसद के निचले सदन, तो एक होता है अपर सदन और एक होता है लोअर हाउस, मतलब निचला सदन और ऊपरी सदन। तो ऊपरी सदन कहते हैं राज्यसभा को और निचला सदन हमेशा कहते हैं लोकसभा को, ये आपको ये याद रखना है। लोकसभा को कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है, कि अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करे कि भाई ये विघटित करना है तो विघटित किया जा सकता है। अब आता है गोपनीयता, मंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्री क्या किसकी शपथ लेते हैं, अपने पद की और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। वे अपनी कार्रवाई, नीतियों और निर्णय को क्या रखते हैं, गुप्त रखते हैं। तो जितने भी मंत्री बनते हैं जैसे एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह है, तो उनको शपथ कौन दिलाएगा, पहली बात तो राष्ट्रपति दिलाएगा, ये याद रखना है। और वो किसकी शपथ लेते हैं, एक तो अपने मंत्री पद की प्लस गोपनीयता की, कि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं कार्रवाई वगैरह उनको क्या रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा। अब हम चलते हैं स्लाइड नंबर 3 पर। 9 स्लाइड में बने छोटा सा मतलब क्विक रिवीजन है, और इससे आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन फंसेंगे। तो आपको बस रिलैक्स होके सुनना है, 2-3 बार सुनना है, इससे क्या होगा आपका क्लियर हो जाएगा। और ये सब नोट्स और सॉरी थोड़ा जल्दी बोलने के चक्कर में जबान लड़खड़ा जाती है। तो ये सभी शॉर्ट नोट्स क्या है आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था। देखो कभी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, या आप बड़े लेवल की तैयारी करेंगे कभी RPSC RAS वगैरह की, SDM या फिर स्टेट PCS जो होता है, UPSC होता है, या जो भी व्याख्या था फर्स्ट ग्रेड वगैरह, तो उनमें ये प्रश्न आ जाता है। आपको नॉर्मली समझ लेना, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है ये, कि भारतीय संसदीय मॉडल के विपरीत अमेरिकी संविधान राष्ट्रपति शासन प्रणाली पर काम करता है। तो भारत क्या है, संसदीय मॉडल है, पर अमेरिका में क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। तो वहाँ क्या होता है, इनकी तुलना पूछ ली जाती है, कभी कभी हर एग्जाम में पूछ ली जाती है। एकल प्रमुख, अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है, मतलब वो जो भी डिसीजन लेगा उस पर ना कोई बहुमत लिया जाता है ना कुछ लिया जाता है, वो वन साइडेड अपने आप में पावर बॉडी है। निश्चित कार्यकाल, राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है, वे केवल महाभियोग द्वारा हटाए जा सकते हैं। अब एक शब्द है, ये कोई कुछ शब्दावली है जो आपको समझ लेना। किचन कैबिनेट, राष्ट्रपति एक गैर निर्वाचित परामर्शदात्री इकाई के माध्यम से शासन चलाता है, ये केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती हैं और राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाए जा सकते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि राष्ट्रपति क्या करता है, अपने ही कुछ जान पहचान के लोगों को सलाह मशवरा करता है। अब ज़रूरी नहीं वो निर्वाचित हों, तो वो गैर निर्वाचित लोग होते हैं, और उनके आधार पर ही क्या है, न्याय को चलाता है शासन व्यवस्था। विधायिका से स्वतंत्रता, राष्ट्रपति और उसके सचिव कांग्रेस संसद के सदस्य नहीं होते हैं और ना ही उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राष्ट्रपति है या उसके सचिव हैं, तो वो क्या है, कांग्रेस वहाँ पे संसद का नाम है, हमारे यहाँ संसद बोलते हैं, उनके वहाँ कांग्रेस बोलते हैं। तो उसके सदस्य नहीं होते हैं और ना ही वो उनके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो वहाँ का अलग सिस्टम होता है, ऐसे चलता है। निचले सदन का विघटन नहीं, राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंट प्रतिनिधि सभा को भंग नहीं कर सकता है। तो निचला सदन मतलब अलग होता है, पृथक पृथक कार्य करते हैं, राष्ट्रपति अलग होता है और वहाँ की जो संसद है जिसका नाम कांग्रेस है वो अलग होता है, जिसे रिप्रेजेंट सभा भी बोल दिया जाता है, प्रतिनिधि सभा। उसको क्या वो भंग नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ क्या है, प्रधानमंत्री सिफारिश से अपनी जो भी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था उसको भंग करवा सकता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका अमेरिकी की संविधान क्या पूर्णतः स्वतंत्र है, भारत में भी पूर्णतः स्वतंत्र है। न्यायपालिका स्वतंत्र है किससे, विधायिका और कार्यपालिका से। विधायिका और कार्यपालिका आपस में बैलेंस बना के कार्य करती है भारत में, पर अमेरिकी संविधान में क्या है, वहाँ तीनों ही अपने आप में सेपरेट हैं। अब संसदीय व्यवस्था के गुण दोष, ये भी बहुत ज़रूरी है, आजकल एग्जाम में पूछे जाने लग गए हैं, तो हमको ये पढ़ना ज़रूरी है। पहले हम देखते हैं संसदीय व्यवस्था के गुण। संसदीय व्यवस्था जो हमारे यहाँ कार्य करती है भारत में, विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य, दोनों अंग मिलकर कार्य करते हैं, जिनसे उनके बीच के टकराव क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। तो दोनों अपना सामूहिक से करते हैं, क्योंकि अगर कोई गलत डिसीजन लिया जाता है तो उस पर फिर बहुमत लिया जाता है। जो भी फैसला लेना हो गवर्नमेंट को, उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, विधेयक लाना पड़ता है, फिर उस पर क्या सभी की वोटिंग होती है और बाद में फिर वो विधेयक पारित होता है। तो इसलिए क्या दोनों सामंजस्य से कार्य करते हैं। उत्तरदायी सरकार होती है कैसे, कि जब संसद की मीटिंग चलती है तो उसमें क्या प्रश्नकाल होता है, चर्चा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से संसद का नियंत्रण रहता है संसद पर। तो
उनसे क्या मतलब उत्तरदायी सरकार की संसद का मीटिंग चलती है तो वहाँ पर उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ये सब चीज़ें चलती हैं। इनसे क्या नियंत्रण बना रहता है। निरंकुशता पर रोक। शक्ति किसी भी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद समूह में निहित होती है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, इसलिए क्या है, रोक है। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। बहुमत खोने पर विपक्षी दल बिना नए चुनाव के अल्टरनेट गवर्नमेंट बना सकता है। तो ये क्या है, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था भी है कि मान लो एक पार्टी को बहुमत नहीं बचा है तो दूसरा पार्टी अपना बहुमत सिद्ध करके सरकार बना सकती है। व्यापक प्रतिनिधित्व। समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों को मंत्रिमंडल में स्थान देना इसे संभव हो पाया है कि सभी वर्गों को मिलता है आरक्षण, रिजर्वेशन है। अब इसके ये तो हो गए गुण, अब इसके देखते हैं दोष। तो अस्थिर सरकार। बार बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है जिससे सरकारें गिर जाती हैं। ये प्राचीन टाइम पे स्वतंत्रता के बाद ज़्यादा हुआ था, बहुत ही बार अविश्वास प्रस्ताव लाया, नेशनल इमरजेंसी वगैरह। तो मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, देवगौड़ा सरकारें ये इसी कारण गिर गई थीं। नीतियों की अनिश्चितता। सरकार बदलने पर दीर्घकालिक नीतियाँ बदल दी जाती हैं। 1977 में जनता पार्टी और 1980 में कांग्रेस निर्णय। तो इसमें क्या, एक पार्टी आई 5 साल रुकी, उसने अपनी नीति बनाई और दूसरी पार्टी आके उनको बंद कर देती है या अलग चला देती है। तो इसमें क्या, नीतियों में अनिश्चितता बनी रहती है। मंत्रिमंडल की निरंकुशता। जब संसद में पूर्ण बहुमत हो तो कैबिनेट तानाशाह की तरह कार्य करता है। हाँ, तो अब भाई पूर्ण बहुमत है तो वो कोई भी विधेयक ला दे, पास तो होना ही है सदन में क्योंकि उसके लोग ज़्यादा हैं। तो ये क्या, निरंकुशता बनी रहती है। शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। कार्यपालिका और विधायिका आपस में संलिप्त होती हैं। तो इसमें क्या, शक्ति पृथक्करण नहीं होता है जैसे अमेरिकी संविधान में होता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग होती हैं, पर संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, कार्यपालिका और विधायिका दोनों ही आपस में संलिप्त होती हैं। एक विधेयक आएगा तो वो कार्यपालिका ने विधेयक बनाया है, अब वो विधायिका में जाएगा तो दोनों क्या है, परस्पर मेल संतुलन पे कार्य करती हैं। अकुशल व्यक्तियों द्वारा शासन। मंत्रियों का चयन केवल सांसदों में से होता है, बाहरी विशेषज्ञों को सीधा अवसर नहीं मिलता है। मतलब जो भी कैबिनेट का मंत्री बनेगा उसे 6 माह के अंतर्गत संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है, चाहे वो राज्यसभा की ले चाहे लोकसभा की। तो क्या है, सिर्फ जो नेता हैं पॉलिटिक्स में वही लोग भाग ले सकते हैं, बाहर के किसी विशेषज्ञों को मौका मिल ही नहीं पाता क्योंकि उनको चुनाव करवाना पड़ेगा। इससे आगे अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हम संसदीय राष्ट्रपति प्रणाली की तुलनात्मक चार्ट देखेंगे, उसके थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो तुलना का आधार है संसदीय व्यवस्था एक तरफ है राष्ट्रपति व्यवस्था। तो देखिए, कार्यकारिणी में देखेंगे, संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यकारिणी होती है, नामिक और वास्तविक। मतलब राष्ट्रपति नाम मात्र होता है, वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति शासन में एकल होती है कि एकल कार्यकारिणी होती है, राज्य व सरकार का प्रमुख एक ही होता है, वो राष्ट्रपति होता है। उत्तरदायित्व। विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं जितने भी मंत्री वगैरह हैं, और वहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति व्यवस्था में उत्तरदायित्व नहीं होते हैं, ये आपको थोड़ा याद रखने हैं। सदस्यता देखें तो यहाँ पर क्या है, विधायिका की भी सदस्यता होती है और कार्यपालिका की भी सदस्यता होती है। मतलब जो भी कैबिनेट का मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर की उसकी सदस्यता है, प्लस में क्या है, उसका संसद की भी सदस्यता है, चाहे राज्यसभा की हो चाहे लोकसभा की हो। राष्ट्रपति में क्या ऐसा नहीं होता, केवल कार्यपालिका की सदस्यता लेनी पड़ती है। नेतृत्व। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री करता है और राष्ट्रपति में राष्ट्रपति करता है। संसद का मतलब सदन का विघटन। निचला सदन लोकसभा भंग हो सकता है और उसमें भंग नहीं होता है। सिद्धांत। इसमें शक्तियों का क्या, सम्मिश्रण चलता है, और वहाँ क्या चलता है, राष्ट्रपति शासन में शक्तियों का पृथक्करण चलता है। स्थायित्व व उत्तरदायित्व। अधिक उत्तरदायित्व होता है, कम स्थायित्व होता है। कि मतलब संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, उत्तरदायित्व उनका अधिक होता है क्योंकि विधानसभा के मतलब विधायिका के प्रति जवाबदेह बनना पड़ता है। यहाँ पर विधायिका का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा से। और कम स्थायित्व इसलिए होता है कि अविश्वास प्रस्ताव ला दिया तो पूरी की पूरी सरकार गिर सकती है। राष्ट्रपति शासन में ऐसा नहीं होता है, अधिक स्थायित्व होता है, उनको जवाब नहीं देना पड़ता और कम उत्तरदायित्व होता है। भारत द्वारा संसदीय व्यवस्था अपनाने के 4 प्रमुख कारण। तो भारत में मतलब इतना कुछ था, तो सवाल आता है कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई, संसदीय व्यवस्था ही क्यों अपनाई। तो ये क्या है, ब्रिटिश शासन का ऐतिहासिक अनुभव। वर्ष 1853, 1919, 1935 के अधिनियमों से संसदीय प्रणाली से परिचित था। के मुंशी द्वारा पिछले 30-40 वर्षों में हमारी संवैधानिक परंपरा संसदीय रही आता है, महान लोग को छोड़ना बुद्धिमानी नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है कि भारत पर पहले अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज में क्या होता, ब्रिटेन क्या संसदीय व्यवस्था है, तो वो अनुभव यहाँ के नेता लोग को था सभी को, तो उन्होंने एज इट इसी को अपना लिया। उत्तरदायित्व को वरीयता। B.R. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में स्थायित्व उत्तरदायित्व दोनों महत्वपूर्ण है। अमेरिका प्रणाली अधिक स्थायित्व देती है लेकिन कम उत्तरदायित्व, जबकि ब्रिटिश प्रणाली अधिक उत्तरदायित्व देती है। प्रारूप समिति ने उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो मनमाने ढंग से कार्य नहीं करे, इसलिए उत्तरदायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है।
तो ये भी एक कारण रहा। विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव को रोकना। एक नवजात और विकासशील देश विधायिका और कार्यपालिका के बीच में संवैधानिक गतिरोध का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि भारत नया नया आज़ाद हुआ था। अब उन दोनों को क्या है, संतुलन से चलना था। अगर इनके बीच में आपस में टकराव होने लग जाए तो कोई भी विधेयक वगैरह नहीं बनेगा और नीतियाँ रुक जाएंगी। तो ये भी एक कारण था। भारतीय समाज व प्रकृति और विविधता। भारत अत्यधिक विविधता वाला देश है। संसदीय प्रणाली विभिन्न वर्ग, धर्मों, क्षेत्रों, सरकार में प्रतिनिधित्व देने का अवसर देती है। तो इसमें ऐसा है मतलब कि भारत में बहुत अधिक विविधता है और संसदीय प्रणाली विभिन्न वर्गों, धर्मों और क्षेत्रों, सरकारों में प्रतिनिधित्व देने का अवसर देती है। तो भारत में बहुत धर्म के लोग रहते हैं, तो सभी को अवसर मिल पाए रिजर्वेशन के द्वारा या हर तरह से। तो ये क्या है, संसदीय व्यवस्था में ही पॉसिबल था। अब देखते हैं स्वर्ण सिंह समिति कमेटी 1975। 1970 के दशक में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली में बदलने की बहस उठी। कांग्रेस द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति ने संसदीय प्रणाली बेहतर कार्य कर रही है, उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है, आपको याद रखना। स्वर्ण सिंह समिति 1975। 1970 के दशक में मतलब ये विचार उठा था यहाँ के पॉलिटिक्स लोगों को कि हमें क्या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। तो स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश दिया कि संसदीय प्रणाली ही बेहतर है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं भारतीय एवं ब्रिटिश संसदीय मॉडल में अंतर। हमने अंतर देख लिया कि संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में क्या क्या अंतर है, वो हमने देख ही लिया है। पर हमें साथ में ये भी देखना है कि संसदीय व्यवस्था भी बहुत तरह की होती हैं। क्या हमने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को एज इट इज़ ले लिया या थोड़ा उसमें सुधार किया या चेंज किया है, वो सभी हम अंतर को देखेंगे। तो पहली बात भारतीय संसदीय मॉडल और दूसरा होता है ब्रिटिश संसदीय मॉडल। इनके बीच में जो अंतर है देखेंगे। तो गणतंत्र रिपब्लिक, भारत का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटिश में राजशाही राज्य का प्रमुख राजा होता है या रानी होती है, वो क्या होता है, आनुवंशिक होता है। तो गणतंत्र का मतलब क्या है कि देश का सर्वोच्च पद क्या निर्वाचन के द्वारा चुना गया है, तो उसी देश को हम रिपब्लिक बोल सकते हैं। तो भारत का संसदीय मॉडल कैसा है, रिपब्लिक है, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो। और पर ब्रिटिश में ऐसा नहीं होता, वहाँ का जो प्रमुख होता है वो राजा रानी होता है, जो आनुवंशिक पद चलता है। संवैधानिक सर्वोच्चता, लिखित संविधान है, भारत में न्यायिक समीक्षा है, मूल अधिकार है, संघवाद पर संसद पर प्रतिबंध है। तो ऐसा बहुत सारे चीज़ें दी गई हैं। जबकि ब्रिटेन में देखेंगे हम, संसद पूर्णतः संप्रभु और सर्वोच्च है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। पर भारत की संसद पे कंट्रोल है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कि संसद कोई भी विधेयक लाए तो राष्ट्रपति उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अब पीएम का सदन, भारत में देखेंगे प्रधानमंत्री, लोकसभा या राज्यसभा। उदाहरण इंदिरा गांधी 1966, देवगौड़ा 1996, मनमोहन सिंह 2004 में किसी का भी सदस्य हो सकता है। तो प्रधानमंत्री क्या है, उसे 6 माह के भीतर में मतलब अपना सदस्यता लेनी पड़ती है संसद की। तो उसको छूट दिया गया कि मतलब सभी को छूट है कि वो लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। पर ब्रिटेन की संसद में क्या होता है, प्रधानमंत्री अनिवार्य रूप से केवल निचला सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का ही होना चाहिए। वहाँ पे क्या है, लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। तो बोलते हैं कि भाई निचले सदन का ही होना चाहिए। गैर सांसद मंत्री, बिना संसद सदस्य बने कोई व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक मंत्री बन सकता है, बाद में उसे लोकसभा राज्यसभा की सदस्यता लेनी होती है। और ब्रिटेन में केवल संसद सदस्य ही मंत्री बन सकता है। पहले वहाँ पे मंत्री बनना मतलब संसद का सदस्य बनना पड़ता है, फिर मंत्री बन सकता है। अब देखेंगे भारत में कानूनी जिम्मेदारी। भारत में मंत्रियों की कोई विधिक कानूनी जिम्मेदारी नहीं है, अधिकार पत्रों पर उनके हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है। ब्रिटेन में क्या है, पर मंत्रियों का प्रति हस्ताक्षर अनिवार्य है, वे कानूनी रूप से उत्तरदायी हैं। भारत में क्या कानूनी कार्य जुडिशियली संभालता है पूरा न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट वगैरह। पर ब्रिटेन में क्या है, उनके भी हस्ताक्षर होने चाहिए। शैडो कैबिनेट, भारत में विपक्षी दल की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। शैडो कैबिनेट का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। शैडो कैबिनेट ऐसा होता है जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री वगैरह बने जो बहुमत दल का नेता है, तो वो क्या करते हैं, अपना सरकार चलाते हैं। पर ब्रिटेन में क्या होता है कि एक शैडो कैबिनेट भी बनती है। वहाँ पे ऐसा है कि चाहे विपक्षी दल है वो हार जाता है, फिर भी वो भी अपना प्रधानमंत्री चुनता है। उसके पास कोई अधिकार तो होते नहीं है प्रधानमंत्री वाले, फिर भी वो क्या है, सरकार चलाते हैं कि भाई अगर हम ये हमारा प्रधानमंत्री है, मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ। अब मान लो जो बहुमत दल की सरकार है उसने क्या है, कोई विधेयक लाए हैं, तो फिर वो दिखा सकें कि हमारा भाई प्रधानमंत्री होता तो ये विधेयक ऐसे लाया था। तो ये उनका चलता है, ऐसे ही शैडो कैबिनेट बोलते हैं। तो भारत में इसकी व्यवस्था नहीं है और ब्रिटेन में इसकी व्यवस्था है। अब आगे देख, तो ऐसे करके हमने मतलब अभी क्या है वो ओवरव्यू समझा है कि संसदीय व्यवस्था क्या होती है। बाद में भारत में हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो सब हम पढ़ेंगे। तो आपको ये लग रहा होगा कि मतलब ऐसा तो हमने मतलब नोट्स वगैरह टीचर वगैरह नहीं पढ़ाते हैं।
पर आप भरोसा कीजिए, आजकल जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न बदला है, हमको संसदीय व्यवस्था की थ्योरी भी पता होना चाहिए, चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो। सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेके कुछ नहीं होने वाला। आजकल जिस प्रकार से एग्ज़ाम का पैटर्न बना है, 4 ऑप्शन आते हैं, चारों में से हमको चारों को पता होना पड़ता है। तो उसमें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो सब को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो एग्ज़ाम में सीधा काम देगा। मेरा वो काम नहीं है अर्जुन बैच बाण बैच, मेरे से वो संभव हो नहीं पाएगा। तो जो मैं खुद ने मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि एम लक्ष्मीकांत में जो दिया गया है, जो हमको ज़रूरी है, जो टॉपर लोग पढ़ते हैं वही आपको पढ़ाया जा रहा है। बस आपको याद करते जाना है। नोट्स बनाने का इतना ज़रूरत नहीं है कि आप बुक वगैरह में नोट्स बनाएं, क्योंकि ये सारे PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अध्याय 14 में दिया गया है लक्ष्मीकांत में संघीय व्यवस्था। तो पहले संघीय व्यवस्था को समझो, क्या होता है संघीय व्यवस्था, क्योंकि इससे एग्जाम क्वेश्चन बनेगा, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो देखिए, संघ शासन अर्थ एवं उत्पत्ति, तो इसको समझते हैं सबसे पहले। तो राजनीति विज्ञान में राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के संबंधों को आधार पर सरकार को 2 भागों में बांटा गया है, एकात्मक सरकार और संघीय सरकार। एकात्मक सरकार समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित होती हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, चीन। और संसदीय सरकार शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के प्रांतों में स्पष्ट विभाजित होती हैं, जैसे अमेरिकी, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस और भारत। अब इसको हम समझते हैं। एकात्मक सरकार वो होती है कि पूरा जो भी डिसीजन लिए जाएंगे राज्य के देश के प्रति, वो क्या है, केंद्र से लिए जाते हैं। सेंट्रल बॉडी मतलब प्रधानमंत्री वगैरह ले लेते हैं, राज्यों पे भी वही लागू हो जाते हैं। संघीय सरकार क्या होता है कि ये दोनों को मेल पे चलता है, केंद्र और राज्यों में विभाजित होती हैं। जो हमारे यहाँ अनुसूचियाँ वो दी गई है ना, संवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, उसके अंतर्गत स्पष्टता विभाजित किया गया है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है या केंद्र को है। तो उसी आधार पर थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, तो गाइस आप अवॉइड करना। अभी थोड़ा ऐसा ही व्यवस्था चल रही है, धीरे धीरे और जैसे जैसे क्लास आती जाएंगी तो नई सुविधा आपको लिए जाएगी। मैं एक माइक लेने की सोच रहा हूँ, वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी स्टार्ट किया तो आप थोड़ा मैनेज करने का ट्राई करना। तो चलिए, आप समझ गए होंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब समझते हैं हम फेडरेशन। ये फेडरेशन शब्द क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा आपको समझाते हैं। फेडरेशन शब्द लैटिन भाषा के फोडियस से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है संधि या समझौता, ट्रीटी या एग्रीमेंट। संघ निर्माण के तो किससे बना हुआ है, लैटिन भाषा के फोडियस से। इसका अर्थ होता है संधि या समझौता, ट्रीटी और एग्रीमेंट। तो गाइस मतलब फ्रेंड्स, आपको लगता होगा कि जितने भी ज़्यादातर हमने वर्ड्स देखे हैं उसका जो निर्माण हुआ है लैटिन भाषा से हुआ है ना। लैटिन भाषा कहाँ है, ग्रीक मतलब पुराने टाइम पे यूरोप को ही ग्रीक बोलते थे। तो जिस टाइम पे मतलब भारत क्या है, रूढ़िवादी व्यवस्था में लगा हुआ था ना, सती प्रथा और बाल विवाह, ये फालतू व्यवस्था थी यहाँ पे, कन्या भ्रूण हत्या, तब यूरोप में क्या है, नवजागरण हुआ था। अगर हम बाद में विश्व हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको बताऊँगा मैं सब वो। तो उसमें क्या है, वो वहाँ उस टाइम पे नवीन विचारों जो आज ज़रूरत है ना, उसके बारे में बात कर रहे थे। फेडरेशन क्या होता है, जितने भी सारे विचार हैं, तो ये सारे शब्द उन्होंने ही दिए हैं। भारत उस टाइम पे क्या कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, रूढ़िवादी व्यवस्था को ढोए जा रहा था कि भाई कन्या भ्रूण हत्या करो, सती प्रथा चलाओ, और ये फालतू व्यवस्था पढ़ेंगे हम हिस्ट्री में। तो ज़्यादातर मैंने मतलब 80% आपको कोई भी शब्द का अगर उत्पत्ति पूछी जाए तो वो लैटिन भाषा से मिलकर आती है। इसके बाद हम देखते हैं संघ निर्माण के 2 तरीके। एक होता है एकीकरण, इंटीग्रेशन। सैन्य आर्थिक रूप से कमजोर स्वतंत्र राज्य मिलकर संघ बनाते हैं। उदाहरणतः अमेरिका विश्व का प्रथम और प्राचीनतम संघ है। तो क्या होता है कि कुछ राज्य होते हैं, वो क्या है, आपस में मिल जाते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि भाई देखो ये हमारी डिवाइड के रूल्स हैं, वो सब डिसाइड कर लेते हैं। तो ये तरीके होते हैं, ट्रीटी और एग्रीमेंट करते हैं। और इसमें इसका उदाहरण कौन सा है, अमेरिका 1787 में सबसे प्राचीन संघ है और सबसे पहला बना था विश्व का। और दूसरा विभेदीकरण, एक बड़ा एकात्मक राज्य प्रशासनिक सुगमता हेतु स्वायत्त राज्यों में विभाजित हो जाता है, जैसे कनाडा 1867। तो इसमें क्या विभेदीकरण, तो इसको हम समझेंगे। एक में तो होता है एकीकरण, कि स्वतंत्र राज्य थे आपस में मिलकर एक राज्य बन गए, मतलब या एक देश बन गए। और एक होता है विभेदीकरण, एक देश था जो अपने आप में राज्य प्रशासनिक सुगमता के आधार पर विभाजित हो गया। जैसे भारत है, भारत में क्या देश है, फिर राज्य आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट आती हैं, तहसील आते हैं, ब्लॉक आते हैं, ये विभाजन ही तो है। तो ये क्यों किया गया है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से, कि हम अच्छे से शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाएँ। तो विभेदीकरण का उदाहरण कौन सा है, कनाडा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एकात्मक और संघीय सरकार की तुलनात्मक विशेषताएं। तो
तो इसमें हम देखते हैं कि दो संयुक्त तो होता है, संघीय व्यवस्था हमको बता ही दिया। भारत में क्या है, दोनों का सम्मिश्रण है, संघीय व्यवस्था भी है, एकात्मक भी है। जैसे नेशनल इमरजेंसी हुआ तो पूरा कंट्रोल कौन करता है, केंद्र सरकार, तब एकात्मक व्यवस्था आ जाती है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, संघीय व्यवस्था में रूप में चलता है, संघ सूची है, राज्य सूची है, वो दिया गया है। तो हम देखते हैं संघीय सरकार, दोहरी सरकार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रूप में होती है। एकात्मकता में क्या होता है, केवल एक सरकार होती है, राष्ट्रीय सरकार ही सारे निर्णय लेती है। संघीय सरकार में क्या होता है, लिखित संविधान होता है। एकात्मकता में संविधान लिखित या अलिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे फ्रांस में क्या लिखित है और ब्रिटेन में क्या अलिखित है। अलिखित का मतलब ये है कि लिखा तो उनका भी है, हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं लिखा ही नहीं है। तो जैसे मतलब पेज में कभी कोई चीज़ पर ये निर्णय ले लिया तो वही अब उनका रूल बन गया, पर उनको बाइंडिंग करके एक पुस्तक नहीं बनाया है। जैसे भारतीय संविधान की पुस्तक है ना, ऐसे पुस्तक का बनाया नहीं गया है। अब देखते हैं केंद्र व राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। केंद्र व राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है संघीय सरकार में, और शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता। समस्त शक्ति क्या केंद्र के पास होती हैं। संविधान की सर्वोच्चता होती है संघीय सरकार में, और एकात्मकता में संविधान सर्वोच्चता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे जापान में है संविधान की सर्वोच्चता और ब्रिटेन में नहीं है, संसद ही प्रमुख है वहाँ पे। तो संघीय सरकार में क्या है, कठोर संविधान होता है, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर चला रहे हैं तो स्पष्ट संविधान होना जरूरी है। जबकि वहाँ पर क्या होता है, संविधान लचीला और कठोर दोनों तरह का हो सकता है। जैसे ब्रिटेन में लचीला है और कठोर फ्रांस में है। संघीय सरकार में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, और उसमें न्यायपालिका स्वतंत्र हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब संघ में क्या होता है, द्विसदनीय विधायिका होती है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, और वहाँ पर द्विसदनीय हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे चीन में एक सदनीय है और ब्रिटेन में क्या द्विसदनीय है। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, आज के दिन आप एडजस्ट कर लीजिए, कल से हम कुछ और व्यवस्था करेंगे। तो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब हम आते हैं भारतीय के संविधान पे। हमने देख लिया है संघीय व्यवस्था क्या होता है, एकात्मक व्यवस्था क्या होता है, वो सब आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो अब भारतीय संविधान में हालांकि संघ फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु इसमें संघीय व्यवस्था के सभी प्रमुख लक्षण मौजूद हैं। तो भारत में क्या फेडरल का यूज नहीं हुआ है, भारत में यूज हुआ है यूनियन का, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या यूनियन ऑफ स्टेट है, जबकि और जगह पे क्या फेडरल का यूज होता है। तो भारत में क्या क्या लक्षण मौजूद हैं वो देखते हैं। द्वैध राज्य पद्धति है कि संविधान केंद्र राज्य में दोहरी व्यवस्था स्थापित करता है। केंद्र को राष्ट्रीय महत्व जैसे शिक्षा है, ये मतलब रक्षा है, विदेश है, मामले हैं, मुद्रा वगैरह का देता है। ये मतलब संघ सूची होती है ना, एक राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, तो उसमें ये दिए गए हैं। और राज्य को क्षेत्रीय स्थानीय महत्व के लोक व्यवस्था, पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य के विषय में सौंपे गए हैं। अब आता है लिखित संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत व लिखित संविधान है। मूलतः 395 अनुच्छेद हैं और भाग 22 हैं, 8 अनुसूचियाँ मूलतः, बाद में इनमें चेंज हो गया, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वर्तमान में लगभग कितना हो गए, 465 के समथिंग तो अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं, 12 अनुसूची हो गई हैं, वो हम बाद में डिटेल्स पढ़ेंगे जब इनका टॉपिक आएगा। तो सबसे ज़रूरी बात यह कि भारत का संविधान सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। क्योंकि क्यों है बड़ा, क्योंकि बहुत धर्म के लोग रहते हैं, सभी के लिए नियम कानून बनाए, तो वो है। शक्तियों का विभाजन, 7th अनुसूची जो है उसमें 3 तरह की सूचियाँ दी गई हैं, जो मैंने आपको बोला था। संघ सूची होता है यूनियन लिस्ट, इसमें क्या 98 विषय हैं। मूलतः कितने थे 97, अभी कितने हो गए 98। केवल केंद्र का अधिकार होता है कि इन पर जितना भी कानून बनेगा वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। राज्य सूची इसमें 59 विषय, मतलब 59 विषय। मूलतः कितने थे 66, कम कर दिए अभी, केंद्र की तरफ ज़्यादा बढ़ा दिए। और इस पर जितना भी कानून बनाने का अधिकार किसका है, राज्य का होगा। अब आता समवर्ती सूची। मूलतः इसमें होते थे 47 विषय, लेकिन अब वर्तमान कितने 52 विषय। तो केंद्र और राज्य दोनों में बना सकते हैं इस पर कानून, पर जब टकराव होगा तो किसका प्रभावी रहेगा, केंद्र का। अगर मान लो कोई समवर्ती सूची है, उस पर राज्य कानून बना देता है, तो बाद में उस पर केंद्र कानून बनाता है तो केंद्र का ही लागू रहेगा, राज्य का कानून हट जाएगा। अब है अपशिष्ट शक्तियाँ की, कुछ ऐसी शक्तियाँ मान लो वो संघ सूची में भी नहीं है, समवर्ती सूची में भी नहीं है, तो उस पर अनुच्छेद 248 के तहत केवल केंद्र या संसद को ही प्राप्त है उस पर कानून बनाने का। कनाडा का मॉडल से लिया गया है, तो भारत में भी यही सिस्टम है कि अगर किसी सूची को नहीं लिखा गया है या किसी विषय को नहीं लिखा गया है तो उस पर केंद्र ही कानून बना सकता है। इसको ही अपशिष्ट शक्तियाँ हम कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बस थोड़ा सा और बचा है, जब ये दोनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम नेक्स्ट कल के दिन दूसरे चैप्टर में मिलेंगे।
अब देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता। भारत में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है। केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए, अन्यथा न्यायपालिका उन्हें क्या कर देगी, असंवैधानिक घोषित कर देगी। कठोर संविधान संघीय ढांचों से जुड़े प्रावधान उदाहरणतः केंद्र राज्य संबंध, राष्ट्रपति चुनाव को संशोधित करने हेतु संसद विशेष बहुमत लाती है। साथ ही कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो इसमें बोला गया है कि मतलब कि संसदीय व्यवस्था में कठोर प्रावधान है। तो पर भारत में क्या कुछ लचीले भी प्रावधान है जिन्हें साधारण विधेयक से भी पारित किया जा सकता है। तो दोनों का सम्मिश्रण है। स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान ने उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की है जो न्यायिक समीक्षा करती है और केंद्र राज्यों के विवादों को सुलझाती है। द्विसदनीय व्यवस्था। भारतीय संसद के क्या दो सदन हैं, आपको पता ही है। राज्यसभा है जो उच्च सदन है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उसमें बैठते हैं, और एक लोकसभा जो निम्न सदन है जो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अब फोर्थ हेडिंग पढ़ेंगे हम, भारतीय संविधान की एकात्मकता और गैर संघीय विशेषताएं। भारत में राज्यों की स्वायत्तता पर अंकुश लगाने हेतु केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने हेतु प्रावधान किए गए हैं। तो सशक्त केंद्र। संघ सूची में अधिक और अति महत्वपूर्ण विषय हैं। समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियों पर भी केंद्र का वर्चस्व है। मतलब भारतीय संविधान को अगर देखें तो ऐसा दिखाई देता है कि इसका झुकाव किसकी, केंद्र की तरफ ज़्यादा है। और ऐसा इसलिए बनाया गया कि मान लो कल को एक स्टेट है वो बोले कि नहीं हमें तो एकदम सेपरेट देश बनना है, तो उसको रोका जा सके, इसलिए केंद्र की तरफ महत्वपूर्ण जो जितने भी विषय हैं वो किसको दिए गए, केंद्र को। और समवर्ती सूची पे भी केंद्र का ही मतलब ज़्यादा अधिकार है, और अवशिष्ट सूची के जो भी विषय आते हैं उन पर भी केंद्र कानून बनाता है। और दूसरा है राज्य अनश्वर नहीं है। संसद साधारण बहुमत से राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्रफल बदल सकती है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अमेरिका के विपरीत। तो इसको आपने बार बार सुना होगा ये लाइन को, मैं आपको आज ही एकदम क्लियर कर देता हूँ। और पहले तो ये देखो, संसद क्या साधारण बहुमत से किसी भी राज्य की नाम, सीमा वगैरह बदल सकती है। आजकल तो ट्रेंडिंग भी चल रहा है, राज्यों के नाम बदले जा रहे हैं। तो भारत क्या विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब विनाशी राज्य कि राज्य का नाम बदला जा सकता है, उसका क्षेत्र बदला जा सकता है, उसका सीमा बदली जा सकती है, लेकिन अविनाशी संघ उसे भारत देश से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये है। अब इसके बाद देखेंगे एकल संविधान। भारत में केंद्र और राज्यों का एक ही संविधान है। जम्मू कश्मीर अब बात था जो 2019 में समाप्त हो गया। तो एकल संविधान है, जो केंद्र में चल रहा है वही राज्य में चलता है। जम्मू कश्मीर को पहले कुछ दिया था अपवाद रूप में, अब उसे 2019 में क्या है, यूनियन टेरिटरी बना के अपवाद को ख़त्म कर दिया। अब फोर्थ आता है आपातकाल उपबंध। अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत बिना संविधान संशोधन के ढांचा पूरी तरह एकात्मक हो जाता है। तो आपातकाल में क्या हो जाता है, संविधान का ढांचा पूरा एकात्मक हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि पूरा जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाती है। तो राष्ट्रीय हमारे कितने आपातकालीन उपबंध किसमें, 352, 356 और 360। बाद में डिटेल से पढ़ेंगे इनको। एकल नागरिकता है। कहीं कहीं पे देश ऐसा होता है मतलब कि वहाँ देश की नागरिकता अलग होती है, पर जिस राज्य में आप रह रहे हो वहाँ की नागरिकता अलग से लेनी पड़ती है। तो दो नागरिकता होती है। पर भारत में क्या है, सिर्फ सभी जितने भी लोग हैं वो भारतीय नागरिक हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भारत की भी मतलब देश की भी नागरिकता लेनी पड़ती है और राज्यों की भी लेनी पड़ती है। इसके बाद हम आगे देखेंगे एकीकृत न्यायपालिका। शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है। ये एकल व्यवस्था ही केंद्रीय और राज्य के कानूनों को लागू करती है। मतलब इसमें भी क्या एकीकृत न्यायपालिका रखी है इस श्रेणी के रूप में कि सबसे ऊपर रखा है सुप्रीम कोर्ट जो सेंट्रल का है, फिर उसके नीचे राज्यों के हाई कोर्ट आते हैं। अब आता अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। ये बनते हैं IAS, IPS, IFOS। प्रशिक्षण केंद्र द्वारा होता है और इन पर अंतिम नियंत्रण भी केंद्र का ही रहता है। पर ये नियुक्ति कहाँ होती है इनके राज्य में, तो राज्यों में क्या ये संभालते सब प्रशासनिक वगैरह को। तो इनका क्या है मतलब कि ट्रांसफ़र तो राज्य कर सकता है, मंत्री विधायक वगैरह कर देते हैं, लेकिन इनको पद से हटाना हो तो उसके लिए क्या है, केंद्र ही कर सकता है, वो राज्य को ही अधिकार नहीं होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल राष्ट्रपति केंद्र द्वारा नियुक्त होता है, केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। कनाडाई मॉडल ये भारत में लिया गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है और ये केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्य विधेयकों पर वीटो। राज्यपाल कुछ विधेयकों राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है जिस पर राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। अब राज्यपाल को लगता है कि राज्य में सही तरह से शासन नहीं चल रहा है, कुछ गलत चीज़ हो रही है, तो वो उस विधेयक को पास ही नहीं होने देगा और राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रख लेता है और राष्ट्रपति उस पर लास्ट में वीटो शक्ति लगा सकता है, उसको रोक सकता है बिल्कुल। एकीकृत कैग व निर्वाचन मशीनरी। कैग राज्य के खातों की जाँच करता है। चुनाव आयोग
ही राज्य विधानमंडल के चुनाव को संपन्न कराता है। तो जो राज्य विधानमंडल के चुनावों को संपन्न कराता है वो क्या है, सेंट्रल बॉडी है, चुनाव आयोग भी, नेशनल चुनाव आयोग ही कराता है। तो ये आपने देखा अच्छी तरह से। अब आगे देखते हैं। तो अपनी अब आती है 8th स्लाइड, उसके बाद 9th एंड लास्ट स्लाइड। तो ये वो स्लाइड हैं जिसको आपको क्या है, वार्ड बैच, मैराथन बैच, उनमें नहीं बताया जाएगा। वही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को देते रहेंगे, एग्जाम में बैठोगे तब आपको पता चलेगा भाई ये पेपर क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो यही चीज़ हो रहा है, पर इनका भी एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, जिस हिसाब से आज का पैटर्न बदल रहा है। तो इसमें 2 स्लाइड हैं, उसको हम पढ़ते हैं। तो भारतीय संघवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन और विद्वानों के कथन। तो ये क्या है, आरपीएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, ये रीट वगैरह जितने भी एग्ज़ाम अपने होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। संविधान विशेषज्ञ और उन्होंने क्या बोला भारतीय संविधान के बारे में। तो एक फेमस नाम आता है केसी व्हीयर का। केसी व्हीयर ने क्या बोला था वो हम देखते हैं। तो केसी व्हीयर ने बोला था कि अर्धसंघीय भारत के संविधान एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं सहायक हैं, ना कि संघीय राज्य जिसमें एकात्मक विशेषता हो। तो केसी व्हीयर ने क्या बोला था, आपको सिंपल याद रखना है, अर्धसंघीय बोला था। अब दूसरा नाम आता है फेमस नाम, ग्रैनविल ऑस्टिन। इसने क्या बोला था, सहकारी संघवाद। इसका मतलब क्या होता है, मजबूत केंद्र का निर्माण किया है परंतु राज्यों को प्रशासनिक एजेंसियों के स्तर तक कमज़ोर नहीं किया है। तो उसने सिंपल याद रखो, सहकारी संघवाद बोला था। फिर तीसरा नाम आता सर आइवर जेनिंग्स, मजबूत केंद्र वाला संघ। मजबूत केंद्र वाला संघ बोला है। यह मुख्यतः संघीय है परंतु राष्ट्रीय एकता हेतु अनोखे सुरक्षा कवच युक्त है। तो इसने क्या बोला है, आइवर जेनिंग्स ने, मजबूत केंद्र वाला संघ। अब आपको ये संघीय संघ ये समझ में आता है ना, मतलब इसका मतलब ये होता है कि राज्य प्लस केंद्र दोनों का जो मिश्रण से जो बनता है उसको बोलते हैं हम संघ। मॉरिस जोन्स ने बोला था कि सौदाकारी संघवाद है, और इतना ये तीनों तो मोस्ट नहीं, के संथानम है, फिर भी देख लीजिए। मॉरिस जोन्स ने बोला था सौदाकारी संघवाद, और पॉल एपलबी ने बोला था पूर्णतः संघीय। अब के संथानम समिति का मोस्ट है, इसको देख लेते हैं। वित्तीय मामलों में केंद्र का प्रभुत्व और योजना आयोग अब नीति आयोग के कारण भारत कानूनी रूप से संघीय पर व्यवहारिक रूप से एकात्मक है। तो इसको हम समझते हैं। पहले क्या योजना आयोग होता था जो पंचवर्षीय योजना चलाता था ना, प्रथम द्वितीय, अब उसको बदल के क्या कर दिया गया, नीति आयोग। अब भारत कानूनी रूप से संघीय पर व्यवहारिक रूप से एकात्मक है। तो उसने ये बोला है कि व्यवहारिक रूप से एकात्मक है, इसको अब याद रख लेना। तो मोस्ट तो ऊपर के 3 ही हैं, हम उनको दोबारा देखते हैं। केसी व्हीयर ने बोला था अर्धसंघीय, ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था सहकारी संघवाद, और सर आइवर जेनिंग्स ने बोला था मजबूत केंद्र वाला संघ। इसके बाद हम देखते हैं बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला था। तो बी आर अम्बेडकर ने बोला था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, कि संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितना कि दोहरी राज्य पद्धति। केंद्र राज्य दोनों संविधान द्वारा निर्मित हैं और दोनों की शक्तियाँ संविधान में निहित हैं। राज्य केंद्र की एजेंसी मात्र नहीं है। यद्यपि संविधान कड़ा संघीय रूप नहीं देता, तथापि यह समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों हो सकता है। मतलब उन्होंने एक बैलेंस परिभाषा बोला था। उन्होंने बोला था कि राज्य क्या है, संघीय संविधान भी है, मतलब केंद्र में भी पावर है, पर ये पूरी तरह से ही केंद्र में ही पावर नहीं दे दिया गया, राज्य को भी पावर है। तो ये एकात्मक भी हो सकता है, संघीय भी हो सकता है। तो ये क्या, बी आर अम्बेडकर ने सिंपल याद रखो मिश्रण बोला था कि एकात्मक भी है और संघीय भी है। अब देखते हैं डॉक्टर एस आर बम्बई मामला, ये हुआ था 1994 में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया कि संघवाद संविधान का मूल ढांचा है। संघवाद मतलब केंद्र और राज्य के आपसी संबंध से देश चलेगा। संविधान के तहत राज्यों को बड़ी शक्तियों की तुलना में केंद्र के पास शक्तियाँ अधिक हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य केंद्र के एक एजेंट है। राज्य का अपना संवैधानिक अस्तित्व है, वे अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हैं, आपातकालिक अपवाद है, नियम नहीं। तो उसने बोला है कि भाई ये संघवाद तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि राज्य क्या केंद्र का एक एजेंट है। भीमराव अम्बेडकर वाली परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी लगभग। राज्य का अपना संवैधानिक अस्तित्व है, पर एक चीज़ निकल का था आपातकाल में तो पूरी पावर केंद्र में आ जाती है। तो उसको बारे में बोला था कि ये एक अपवाद है, नियम नहीं है, कि ऐसा रेयर चीज टाइम पे भी ये चीज़ होता है। अब भारतीय संघवाद के व्यवहारिक मुद्दे और तनाव के क्षेत्र। भारतीय राज्य पद्धति में केंद्र और राज्य के बीच क्रियात्मक स्तर पर दिखने वाले प्रमुख मुद्दे, क्षेत्रीय और सीमा विवाद, जैसे बेलगाम मसले में महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य विवाद, ये होते रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद होते हैं, जैसे कावेरी जल विवाद है, ये किस किस के बीच है आपको याद रखना है, कर्नाटक और तमिलनाडु। सतलज यमुना लिंक नहर। तो अब लास्ट स्लाइड बचती है, हम उसको पढ़ते हैं। क्षेत्रीय राज्य
दलों का राजनीतिक उभार। क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारण नए राज्यों का गठन हो रहा है, जैसे मिजोरम, झारखंड, तेलंगाना। इनमें विवाद होते रहता है कि हमें इस राज्य से अलग करो, तो दूसरे राज्य बनाने पड़ते हैं। स्वायत्त और वित्तीय अनुदान की मांग। राज्यों द्वारा केंद्र से अधिक वित्तीय आवंटन, कर हिस्सेदारी की मांग होती है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जैसे केरल है, अपने आप में टॉप का स्टेट है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू निकल के आता है वहाँ, और उसमें से केंद्र को भी पार्टीशन जाता है जितना भी है। अब वो डिमांड करता है कि भाई हमारे यहाँ से जब इतना रेवेन्यू जा रहा है तो हमको बदले में मिलना भी उतना ही ज़्यादा चाहिए। अब जैसे बिहार राज्य है, उससे कम रेवेन्यू निकल के आता है, थोड़ा पिछड़ा स्टेट में आता है, तो अब वहाँ पे इतना सरकार को क्या करना पड़ता है कि जो कमज़ोर है उसको मजबूत बनाए, तो बिहार को ज़्यादा रेवेन्यू देती है। तो इस चक्कर में क्या ये विवाद होता है। केरल और वगैरह जो अच्छे स्टेट है वो डिमांड करते हैं कि जब हमसे केंद्र ज़्यादा रेवेन्यू ले रहा है तो हमको उतनी ही सुविधा दी जाए। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने पर केंद्र राज्य तनाव। तो ये तनाव होते रहता है। मतलब पहले आज़ादी के बाद जब कांग्रेस सरकार थी तब ज़्यादा हुआ था कि क्या होता था कि जैसे ही किसी अलग स्टेट में कोई सरकार आ जाती थी जो कांग्रेस के अलावा थी, तो फिर क्या होता था, राष्ट्रपति शासन लग जाता था, वहाँ की सरकार गिर जाती। तो ये तनाव का रहा था पहले टाइम पे। अब क्विक रिवीजन चीट शीट हम पढ़ते हैं कि क्विक रिवीजन हम अगर करना चाहें इनको, देखिए वैसे ये दोनों जो मैंने आपको चैप्टर आज पढ़ाए हैं, जो लक्ष्मीकांत में दिए गए हैं, ये थ्योरी बेस हैं। इसका अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। मतलब इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा नहीं है। आगे जितने भी आएंगे जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलता है, पर इनको क्या अंडरस्टैंडिंग बेस ये इनसे क्वेश्चन आएगा। तो आपको बस ये बार बार देख लेना, और ये शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर भी इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण है उसको हम समझते हैं। सेंट्रल पार्लियामेंट्री मतलब केंद्र सरकार किसमें दी गई है, अनुच्छेद 74 और 75 में, और स्टेट वाली आर्टिकल 163 और 164 में। संसदीय आत्मा। संसद की आत्मा क्या है कि सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा के प्रति। जितने भी ये मंत्री वगैरह बनते हैं तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये किस में है, 75 में। संघ शब्द। संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है। फेडरेशन शब्द पूरे संविधान में कहीं भी नहीं है। तो संघीय संविधान के लिए मुख्यतः फेडरेशन शब्द का यूज होता है, लेकिन भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो फेडरेशन जब है किसका उपयोग किया गया है, यूनियन का। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में संघ के लिए यूनियन का प्रयोग हुआ है या फेडरेशन का, तो आपको यूनियन सही रखना है। कनाडा मॉडल। भारत में संघवाद का कनाडाई मॉडल अपनाया गया। मजबूत केंद्र होता है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को होती हैं, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। लैंडमार्क जजमेंट होता है SR मुंबई, हमने जो भी पढ़ा था। फेडरेशन इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब संघवाद को उसने क्या माना है, संविधान का मूल ढांचा माना है, बेसिक स्ट्रक्चर माना है कि संघवाद बना रहना चाहिए। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। केसी बियर ने क्या बोला है कि अर्धसंघात्मक है। ग्रैनविल ऑस्टेल ने क्या बोलता है कि सहकारी संघवाद है। तो आपको ये याद रखना है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे करके हमारा ये 2 चैप्टर ख़त्म होते हैं। कल से हम केंद्र सरकार पढ़ेंगे, जिसके अंदर राष्ट्रपति, राज्यपाल सभी पढ़ाए जाएंगे। आपको जो भी आता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है। तो फ्रेंड, आप चैनल को लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और आपको कुछ सुधार करवाना हो तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। और आपको ने ये वीडियो पूरा तक देखा है, इसमें मेरी बहुत सारी मेहनत लगी है, तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और साथ में अपने कुछ दिनों में भूगोल का है, जैसे माजिद हुसैन की बुक बहुत अच्छी चल रही है आज के टाइम पे, बहुत ही अच्छी बुक है। उसका भूगोल पढ़ेंगे मुझसे। प्लस में स्पेक्ट्रम की बुक है जो आधुनिक इतिहास की है। एक बार आपने पढ़ लिया तो ये मान लो मॉडर्न हिस्ट्री में आपके सारे क्वेश्चन सही हैं, तो उसको भी स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे काम आगे बढ़ेगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। सभी को मेरा नमस्कार।